प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे और सामाजिक विषय के अंतर्गत हम पहले चैप्टर जो कि संसाधन उसका अध्ययन करेंगे। संसाधन पहले हमारे जब हम पढ़ते हैं संसाधन के बारे में तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर में संसाधन होता क्या है। जब हिंदी में इसको तोड़ेंगे तो हिंदी में तोड़ने के बाद इसका अर्थ होता है सम धन साधन। सम यानी जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, और साधन का मतलब कि हमारे कार्य को सुचारू रूप से चला सके, ऐसी चीजों को हम कहते हैं संसाधन। अब इसकी परिभाषा हम कैसे पढ़ेंगे, यानी आप देख सकते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली वह सभी वस्तुएं, प्रकृति में पाई जाने वाली वह सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली वह सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन। अब संसाधन की परिभाषा हम देखें। अब संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है या संसाधन क्या होते हैं। संसाधन प्रकृति में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी, जल इत्यादि चीजें हमको क्या कहां से मिलती है, प्रकृति से हमको सीधे प्राप्त होती है। वन है, ये सारी चीजें हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, संसाधन। अब यह तीन प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक संसाधन, पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा होता है स्वयं मानव संसाधन। मानव भी क्या है, एक संसाधन का स्वरूप है। क्यों है, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधन, हमने कहा कि प्रकृति से चीजें जो हमको सीधे प्राप्त होती हैं वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन वह क्या हो, हमारे लिए आवश्यक हो तभी वह संसाधन कहलाएंगे, अन्यथा वह संसाधन नहीं कहलाएंगे। दूसरा, जैसे कि इसकी उदाहरण दे सकते हैं आप कि जल है, हवा है, वन है। इससे क्या होता है, वन से हमको लकड़ी प्राप्त होती है, इससे हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। जल पीने के काम में आता है, इसलिए वो क्या है, प्रकृति से सीधे प्राप्त हो रहा है और हमारे लिए एक संसाधन का काम कर रहा है। इसलिए क्या है, इसको उदाहरण हम लिखेंगे जल, वन, हवा इत्यादि। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। दूसरा क्या है, मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन हम किसे कहेंगे कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम इसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन। अब मानव के द्वारा क्या बनाया गया है, मानव के द्वारा जैसे रेलगाड़ी हुआ, मोटर वाहन हुए, या हमको पानी निकालने के लिए, पृथ्वी से पानी निकालने के लिए क्या पंपिंग सेट का यूज करते हैं, वह किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वस्तुएं मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे रेलगाड़ी, मोटर वाहन इत्यादि चीजें। तीसरा है मानव संसाधन। आप सभी जानते हैं कि जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक हो या हमारे काम में आए, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं हम, संसाधन। ठीक। अब संसाधन में चूंकि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यदि हम बीमार पड़ गए तो हमको किसकी आवश्यकता है, एक डॉक्टर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, डॉक्टर। वह क्या करेगा, हमको चेक करेगा और चेक करने के बाद हमको मेडिसिन देगा और उस मेडिसिन से क्या होंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारी आवश्यकताओं को कौन पूरा कर रहा है, एक मानव पूरा कर रहा है। इसलिए क्या हुआ, मानव भी एक संसाधन का स्वरूप हुआ। ठीक। इसलिए मानव संसाधन को भी हम पढ़ते हैं और जानते हैं। तीसरा, हम देखते हैं कि इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हम
किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। पहला कि संसाधन कैसे प्राप्त करेंगे हम। पहला, यदि कोई प्रकृति में हमको वस्तुएं मिल रही है तो उनको क्या क्या उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए कि हमको उसको प्राप्त करने के लिए तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी विज्ञान की आवश्यकता है, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए प्रकृति से हमको जल, शुद्ध जल को प्राप्त करना है, तो शुद्ध जल के लिए हम क्या करते हैं, पीने वाले पानी के लिए हम किसका यूज करते हैं, आरओ मशीन का यूज करते हैं। तो आरओ मशीन क्या होता है, उसको सही करके हमारे लिए उपयोगी बनाता है। तो वह आरओ मशीन कैसे बना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसका निर्माण हुआ। दूसरा, आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो, यानी कि आर्थिक रूप से वह संभाव्य हो, यानी संभावित हो कि हम जितना पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं उसमें हमको अधिक संसाधन मिल सके, यानी अधिक उपयोगी वस्तु मिल सके। जैसे कि मान लीजिए कोई एक चट्टान है, मान लीजिए कोई एक चट्टान है और इस चट्टान को तोड़ने में 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। इसका कितना खर्च आ रहा है, 1 लाख रुपए का। और इस चट्टान से धातु निकालने में, जो धातु निकल रही है उस धातु को निकाल करके बेचने में हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपए का। तो यदि 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या हम उसको संसाधन का रूप मानेंगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से हमारे लिए संभाव्य नहीं है कि हम 1 लाख रुपए खर्च करके 100 रुपए की वस्तु को बनाए। तीसरा, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि वह सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए मान्य हो, हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। जैसे कि मान लीजिए तुलसी का पौधा है, तो तुलसी का पौधा जब सूखता है तो सूखने के बाद क्या हम उसको यूज करते हैं, क्या उसको हम भोजन पकाने के लिए अपने रसोई घर में यूज करते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ भोजन पकाने के लिए तुलसी के पौधे को मान्यता नहीं मिली है। इसलिए जो भी वस्तुएं हैं वह क्या हो, हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तभी हम उसको क्या करेंगे, संसाधन का स्वरूप मानेंगे। तीसरा, अब दूसरे में आते हैं, ये कैसे होता है। यहां पे एक फिगर बना हुआ आप देखेंगे कि मानव क्या है, मानव भी एक संसाधन का स्वरूप है। मानव भी क्या है, एक संसाधन का स्वरूप है। अब मानव प्रकृति से सीधे क्या करता है, वस्तुओं को प्राप्त करता है, और वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद वो क्या करता है, प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान की सहायता से, प्रौद्योगिकी माध्यम से वह विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से इस श्रृंखला को हम निरूपित कर सकते हैं। दूसरे में आता है कि संसाधनों का वर्गीकरण या प्रकार, संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो मुख्यतः हम संसाधनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है सभ्यता के आधार पर, दूसरा है सभ्यता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। ठीक, अब उत्पत्ति के आधार पर कैसे करेंगे, जैव और अजैव, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैव और अजैव। सभ्यता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, यानी नया करने, यानी रिसाइकिल करने किसको हम कर सकते हैं और रिसाइकिल किसको नहीं कर सकते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर भूमि के संसाधन का आवंटन। तो कुछ संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, कुछ संसाधन सामुदायिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और चौथा है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर क्या होगा कि संभावी, जो संसाधन संभावी यानी संभावित हो कि हमको वो प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, विकसित संसाधन के भंडार कौन कौन से हैं, और तीसरा है संचित कोष। ठीक, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें आता है कि जैविक संसाधन क्या है और अजैविक संसाधन क्या है। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से क्या होते हैं, सीधे प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। जैसे कि मनुष्य और वनस्पति। हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, और वनस्पति क्या होती है, हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जैविक संसाधन।
अब अजैव संसाधन क्या होगा? जैसे कि चट्टाने हैं, चट्टाने और क्या है? धातुएं, चट्टाने या धातुएं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हम इसको क्यों अजैविक कह रहे हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चट्टाने चूंकि प्रकृति के कई वर्षों की घटनाओं के पश्चात क्या होती है, उनको प्राप्त होती है, क्योंकि ये हमको सीधे प्रकृति से नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अजैविक संसाधन कहेंगे। अब दूसरे वाले में सभ्यता के आधार पर आता पहला नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी जिसको हम फिर से रिसाइकिल करके, पुनः रिसाइकिल करके हम उसको प्राप्त कर सके, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जैसे जल, जल को क्या करते हैं हम कि यदि कोई जल है अगर वो दूषित हो गया है तो उसको हम पुनः रिसाइकिल करके क्या करेंगे? फिर से उस शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि यदि कोई मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से हमको रोशनी प्राप्त हो रही है, तो सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट भी हम लेते हैं, अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जिससे हमको विटामिन डी मिलता है, और उसको रिसाइकिल करके सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली के उपयोग में लाते हैं। इस तरह से क्या हुए? नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से? जल, सूर्य आदि। ठीक। तीसरे में आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का अर्थ यह हो कि किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी भूमि पे यदि किसी व्यक्ति का किसी संसाधन पे, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है और वह किसी व्यक्ति के अधीन आता है, तो वह क्या कहा जाएगा? उस व्यक्तिगत संसाधन। यानी उस पे न सरकार का हस्तक्षेप होगा न किसी सामुदायिक लोगों का अधिकार होगा। ठीक है, उस पे उस व्यक्ति का ही अधिकार होगा, इसलिए उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब व्यक्तिगत संसाधन में कैसे क्या होगा? जैसे चारागाह, घर, ठीक है ना, घर का भूखंड, सामुदायिक। अब दूसरा आता है कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? तो सामुदायिक संसाधन जैसे मान लीजिए कोई चारण भूमि हो गया, दूसरा कि मान लीजिए कोई सार्वजनिक पार्क हो गया, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। सार्वजनिक पार्क, चारण भूमि, इत्यादि। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन हम किसे कह सकते हैं? कि ऐसे संसाधन जिसपे किसी राष्ट्र का अधिकार हो, यानी राष्ट्र के भीतर आने वाले सभी संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दूसरा इसके बाद वाला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं कि जिस संसाधन पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हक होता है या उनका अधिकार होता है, उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, अब आगे की चीजों को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।